नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम इस टॉपिक के अंतर्गत उपभोक्ता की बचत के महत्व या उसकी उपयोगिता के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम पढ़ चुके हैं कि उपभोक्ता की बचत की जो अवधारणा है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन उसके बाद भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उपभोक्ता की बचत अपना एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखती है। किसी भी देश की सरकार विभिन्न आर्थिक नीतियों के निर्धारण में उपभोक्ता की बचत के आधार पर ही नीतियों का निर्धारण करती है। तो अब हम यहाँ बिंदुवार उपभोक्ता की बचत का जो कॉन्सेप्ट है उसके महत्व पर चर्चा करेंगे। इसमें महत्व का सबसे पहला बिंदु है कि उपभोक्ता की बचत दो देशों या दो व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति की तुलना करने में सहायक होती है। इसके द्वारा दो स्थानों या एक ही स्थान पर दो विभिन्न समयों की आर्थिक स्थिति की तुलना की जा सकती है। जैसे हम कहें कि भारत में आज़ादी के समय और वर्तमान समय में उपभोक्ता की बचत में क्या अंतर है, तो हम देखेंगे कि आज़ादी का जो समय था उस समय भारत की जो विकास की स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, और आज उस तुलना में भारत काफ़ी विकास कर चुका है। इसलिए उस समय की और इस समय की जो उपभोक्ता की बचत है उसमें बड़ा अंतर है। पहले जो आज वस्तुएं बहुत कम कीमत पर हमें उपलब्ध है, पहले ये वस्तुएं हमें या तो उपलब्ध ही नहीं थी या बहुत ऊंची कीमत पर उपलब्ध होती थी। जैसे आज सामान्य सी जो चीज़ें हैं, जैसे अखबार है, डाक है, मोबाइल है और बहुत सारी सार्वजनिक सेवाएं हैं जो हमें आज बहुत अधिक नहीं, सामान्य सी कीमत पर उपलब्ध हो जाती हैं। यही वस्तुएं आज से 50 साल पहले बहुत ऊंची कीमत देकर लोग प्राप्त कर सकते थे या ऊंची कीमत पर भी नहीं मिलती थी। ठीक ऐसे ही एक देश की दूसरे देश की आर्थिक स्थिति से तुलना की जा सकती है। जैसे हम कहें कि अफ्रीका में उपभोक्ता की बचत भारत में उपभोक्ता की बचत की तुलना में कम है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत की आर्थिक स्थिति अफ्रीका से अच्छी है। यदि हम आज की तुलना करेंगे तो अमेरिका में उपभोक्ता की बचत ज़्यादा होगी, भारत में उपभोक्ता की बचत कम होगी। तो इससे क्या पता लग रहा है कि अमेरिका की आर्थिक स्थिति भारत की आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ है। इस प्रकार से हम उपभोक्ता की बचत के द्वारा दो स्थानों या एक ही स्थान की दो विभिन्न समयों की आर्थिक स्थिति की तुलना कर सकते हैं। दूसरा है सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में उपभोक्ता की बचत की उपयोगिता। सार्वजनिक वित्त से तात्पर्य होता है सरकार द्वारा किया गया करारोपण, सरकार द्वारा किया गया सार्वजनिक व्यय और सरकार द्वारा लिए गए ऋण। इन सभी क्षेत्रों में उपभोक्ता की बचत की अवधारणा का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जब भी सरकार किन्हीं उद्योगों पर कर लगाती है तो उपभोक्ता की बचत को ध्यान में रखकर लगाती है। सरकार उन्हीं उद्योगों पर कर लगाती है जिससे उपभोक्ता की बचत का कम से कम नुकसान हो, या अनुदान देती है, और सरकार अधिक अनुदान वहाँ देती है जहाँ उपभोक्ता को अधिक लाभ मिलता हो या उससे उपभोक्ता की बचत में वृद्धि होती है। और इनके आधार पर ही सरकार विभिन्न प्रकार के करों का भी निर्धारण करती है। जब आयकर का निर्धारण किया जाता है तो उसमें भी उपभोक्ता की बचत की अवधारणा का ध्यान रखा जाता है। इसलिए भारत में जो टैक्स स्लैब है वो आनुपातिक दर से बढ़ता है। जैसे एक 5 लाख तक की जो इनकम है उस पर 5% कर है, फिर 5 से 10 लाख तक की जो इनकम है उस पर 20% कर है, और उससे अधिक पर 30% कर है। क्योंकि जिनकी आय ज़्यादा है उनको बचत का कम नुकसान होता है, उसमें उससे अधिक टैक्स लिया जा सकता है, और जिनकी आय कम है उनको अधिक नुकसान होता है, इसलिए उनसे कम टैक्स लिया जाता है। इस प्रकार से सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में भी उपभोक्ता की बचत का बड़ा महत्व है। तीसरा है एकाधिकारी कीमत के निर्धारण में महत्व। एकाधिकारी किसी वस्तु का अकेला उत्पादक और विक्रेता होता है, तो वो अपनी वस्तु की कीमत कैसे तय करे,
इस कीमत निर्धारण में भी उपभोक्ता की बचत को ध्यान में रखा जाता है कि कहाँ उपभोक्ता की बचत ज़्यादा हो रही है। यदि उपभोक्ता की बचत ज़्यादा है तो वहाँ एक अधिकारी अपनी वस्तु की कीमत बढ़ा देता है, और यदि उपभोक्ता की बचत कम हो रही है तो वो उस वस्तु की कीमत को कम कर देता है ताकि उसकी बिक्री की जो मात्रा है वो अधिक रहे और कम न हो पाए। और नेक्स्ट है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के कर भार की तुलना करने में भी उपभोक्ता की बचत की जो अवधारणा है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष कर जो सरकार द्वारा लगाए जाते हैं उसका कर भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर कर लगाया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष करों में कर का भार जिससे कर वसूल किया जाता है उस पर नहीं पड़ता, वरन किसी अन्य व्यक्ति पर उस कर का भार पड़ता है। तो अब उपभोक्ता की बचत का नुकसान कहाँ अधिक हुआ? तो जिसको उपभोक्ता की बचत का नुकसान हो रहा है उससे हमें पता लगेगा कि प्रत्यक्ष करों का कर भार ज़्यादा है या अप्रत्यक्ष करों का कर भार ज़्यादा है। तो ये भी हम उपभोक्ता की बचत के आधार पर ही स्पष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में महत्व। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के बीच या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान या आयात निर्यात होता है, और एक देश किस वस्तु का निर्यात अन्य देश को करेगा और किस वस्तु का आयात अन्य देश से स्वयं के देश में करेगा, इसका निर्धारण भी उपभोक्ता की बचत के आधार पर किया जाता है। उपभोक्ता की बचत से किसी देश में किसी वस्तु के निर्यात का निर्धारण कैसे होता है, इसके संबंध में हम ये कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु के निर्यात करने से हमारे देश में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि नहीं होती है या उनकी कीमतों में बहुत कम वृद्धि होती है, तो इसका मतलब होगा कि इससे उपभोक्ता की बचत का नुकसान कम होगा। तो ऐसी वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है, और जिन वस्तुओं के क्षेत्र में उपभोक्ता की बचत कम हो रही है उन्हें हम विदेशों से कम कीमत पर मंगा सकते हैं, जिससे उपभोक्ता की बचत में वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भी आयात और निर्यात की वस्तुओं का निर्धारण करने में उपभोक्ता की बचत की अवधारणा का अपना विशेष महत्व होता है। और नेक्स्ट है निवेश परियोजनाओं में लागत लाभ विश्लेषण में भी उपभोक्ता की बचत की जो अवधारणा है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि जब हमने उपभोक्ता की बचत का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने पढ़ा कि फ्रांस के इंजीनियर ड्यूपिट ने एक पुल के निर्माण के दौरान उपभोक्ता की बचत का जो कॉन्सेप्ट है उसका प्रादुर्भाव किया था। तो यहाँ भी जब हम किसी प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा निवेश सरकार द्वारा किया जाता है तो उसमें लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर उसमें निवेश किया जाता है, और लागत लाभ विश्लेषण यही है कि उस पर लागत कितनी आ रही है और उससे लोगों को कितनी उपयोगिता या लाभ प्राप्त होने वाला है। यदि लागत की तुलना में लाभ अधिक होता है तो सरकार उस प्रोजेक्ट पर निवेश करेगी और उसमें और भी वृद्धि कर सकती है, लेकिन यदि लागत अधिक है उसकी तुलना में लाभ कम होगा तो वहाँ पर उसमें निवेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि उपभोक्ता की बचत का यहाँ नुकसान होता है। और नेक्स्ट है आर्थिक नीति के निर्धारण में उपयोग। किसी भी देश या राज्य की सरकारों द्वारा या एक व्यक्ति अपने खुद का जो बजट बनाता है उसमें उपभोक्ता की बचत की जो अवधारणा है उसका कहीं ना कहीं आवश्यक रूप से सहारा लेता है। और ये सारे जो बिंदु हमने पढ़े हैं ये वैसे तो आर्थिक नीतियों से ही संबंधित है, लेकिन फिर भी एक बिंदु हम ये भी लिख सकते हैं कि सरकार द्वारा चाहे वो कीमत नीति हो, चाहे वो कृषि नीति हो, चाहे वो औद्योगिक नीति हो, चाहे वो सड़क नीति हो या और किसी निवेश से संबंधित औद्योगिक नीति हो, इन सब के निर्धारण में उपभोक्ता की बचत के कॉन्सेप्ट को आवश्यक रूप से ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की बचत की जो अवधारणा है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। उपभोक्ता की बचत की अवधारणा के महत्व को ध्यान में रखते हुए ही इस कॉन्सेप्ट को अर्थशास्त्र के सिलेबस में शामिल किया गया है, और इसी को ध्यान में रखते हुए सैमुअल्सन व नॉर्डहाउस ने भी उपभोक्ता की बचत के विचार को स्वीकार किया है। उन्होंने माना है कि उपभोक्ता की बचत की अवधारणा आधुनिक समाज व्यवस्थाओं में नागरिकों द्वारा प्राप्त उस
अत्यधिक विशेषाधिकार की स्थिति को सूचित करती है जिसका वो आनंद उठाते हैं। हम में से अनेक व्यक्ति उन अत्यधिक मूल्यवान वस्तुओं के लिए विशाल समूह का आनंद उठाता है जो कम नाम पर खरीदी जा सकती है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हम सब उस आर्थिक संसार का लाभ उठा रहे हैं जिसका हमने कभी निर्माण भी नहीं किया है। तो ये एक तरह से हमें उपभोक्ता की बचत के महत्व को ही स्पष्ट करता है। आधुनिक युग में नागरिकों को यह विशेषाधिकार मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। सही ढंग से सामाजिक निर्णय लेने में उपभोक्ता की बचत का जो विचार है वो काफ़ी मददगार होता है। धन्यवाद।